के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है। और ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है वो आपका काफ़ी एक लंबा टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़े इस पर्टिकुलर यूनिट की जो बेसिक है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अब हर एक बिजनेस में आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करता क्या है? ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग में तो खैर गुड्स आपके बन रहे होते हैं, तो इट मैन्युफैक्चर्स द गुड्स। ठीक है। और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो है आपका, इस ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के जो अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यही होते हैं कि भाई किसी भी तरह आप अपना आउटपुट ज़्यादा रखें, आप अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़ाएं, एम्प्लॉयज़ को स्किल रखें, और नई लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है बिजनेस के अंदर वो इम्प्लीमेंट करें, ताकि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बन सके। सो आपके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, नेचर ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे। द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद द यूज ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट्स टू प्रोवाइड आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपका जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है? वो इनपुट का इस्तेमाल करता है, वो उन इनपुट्स को प्रोसेस करता है और वो एक आउटपुट बनाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट, जैसे एक होटल का भी एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। लेट्स सपोज एक होटल है, उसका ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा, मतलब जो वेटर्स वगैरह, लेबर वगैरह, वेटर्स, रूम सर्विस वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इस्तेमाल करेगा, पैसा इस्तेमाल करेगा, सारे इनपुट्स का इस्तेमाल करेगा, उनको प्रोसेस बताएगा कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो थ्रू आउट कस्टमर्स से डील करना है, किस तरीके से रूम्स क्लीन करने हैं, हर चीज़ उनको बताएगा, और फिर वो क्या करेगा? आउटपुट जनरेट करेगा। और इसी तरह आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे कार मैन्युफैक्चरर है, तो वो सारे इनपुट्स को ऑर्गेनाइज करेगा, उनको प्रोसेस में डालेगा, और क्या बनेगा? आउटपुट। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। इस पर्टिकुलर चीज जो ये आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। कि बेसिकली आप इनपुट्स को एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजार रहे हो ताकि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सको इनटू एन आउटपुट। तो यूजुअली आपका जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होता है? ये मेकिंग अ प्रोसेस ऑफ इट एंड प्रोड्यूसिंग अ आउटपुट। तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अब यूजुअली ऑपरेशन आपके जो डिपार्टमेंट होता है उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। कि जो भी ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको जो है वो इसके अंदर एफिशिएंसी लेकर आए। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? एफिशिएंसी का मतलब होता है टू प्रोड्यूस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो आपका जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है उसका मेन मकसद ही यही होता है कि वो क्या करे? वो करे प्रोड्यूस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। Secondly, to increase the quality of the products. To increase the quality of the products का मतलब क्या है? कि जाहिर सी बात है, आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या सर्विस आप दे रहे हो, तो उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की क्वालिटी बढ़ाने का काम भी किसका होता है? ऑब्जेक्टिव होता है आपके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो मार्केट में फेल हो जाएगा। कोई सर्विस अच्छी नहीं दे रहोगे तो कोई भी उस होटल में जाना पसंद नहीं करेगा। सो द क्वालिटी शुड बी मेट एंड इंक्रीज्ड। और क्वालिटी आप किस चीज को कहते हो? क्वालिटी जो है इज बेसिकली व्हेन यू आर मीटिंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, द एग्जैक्ट नीड्स ऑफ द कस्टमर। सो द गुड मस्ट मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर। जो भी कस्टमर को एग्जैक्टली जो चीज चाहिए, आप वो चीज कस्टमर को दे रहे हो। सो दैट इज बेसिकली योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। और तीसरा आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। The third objective of your operations department is to give flexibility and innovation in production. Flexibility का मतलब क्या है? वैरायटी। आप वैरायटी सर्विस, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना जाओ तो आपका मेन्यू जो होना चाहिए वो वैरायटी होनी चाहिए उसमें। It should be desi, it should be continental, there should be Chinese। सही है। तो यूजुअली आप देखें कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में वो लोग फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट शेफ्स हायर करते हैं, और वो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू जो है वो क्रिएट करके दे रहे होते हैं।
ऑल्सो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आपकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, वैरायटी लेकर आओ अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे जैकेट्स बना रहे हो तो उसमें वेराइटीज होनी चाहिए, आप जीन्स बना रहे हो तो उसमें वेराइटीज होनी चाहिए, शूज बना रहे हो तो उसमें वेराइटीज होनी चाहिए। So there should be flexibility in your output, and also the flexibility should also be there in your inputs as well. That means कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक से ज्यादा काम करना आना चाहिए। जैसे अगर आप कोई रेस्टोरेंट में शेफ रखते हो तो उस शेफ को डिफरेंट क्विजीन्स बनाने आने चाहिए। आप अगर कोई फैक्ट्री में किसी एम्प्लॉय को रख रहे हो तो उसको मल्टीपल मशीनरी इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने आने चाहिए। और कोई अगर आप मशीनरी रखते हो, कोई नई मशीनरी आप खरीदते हो, तो दैट मशीनरी शुड आल्सो डू मोर देन वन टास्क। सो दिस इज व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी इज। तो आपके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज टू ब्रिंग इन फ्लेक्सिबिलिटी इन द बिजनेस, and flexibility in the input, in the process, and also the output. और thirdly, innovation. इनोवेशन क्या होती है? इनोवेशन दो तरीके की होती है, या तो प्रोसेस इनोवेशन या फिर प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन क्या होता है? चीज को नए तरीके से बनाना। जैसे कंस्ट्रक्शन में आप देखें, कंस्ट्रक्शन में थ्रू आउट द ईयर्स लेबर से कैसे कैसे चेंज होते 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 चीजें जो है वो किस तरफ आ गई हैं, कंप्लीटली कैपिटल की तरफ आ गई है, मशीनरी की तरफ आ गई है। तो दिस इज व्हाट प्रोसेस इनोवेशन। पहले हम लोग जो है वो क्लासरूम के अंदर क्लासेस रहते थे, बोर्ड होते थे, मार्कर होते थे। अब आजकल बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं। क्या है ये? प्रोसेस इनोवेशन। एंड देयर इज आल्सो प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन, सैमसंग ने फोल्डिंग टच स्क्रीन को फोल्ड कर दिया, सही है, ये क्या है? प्रोडक्ट इनोवेशन। टच स्क्रीन फोन्स आ गए, पहले तो कीपैड वाले होते थे, ये क्या है? प्रोडक्ट इनोवेशन। तो आपका जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कि वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ इनोवेशन भी लेकर आए। इनोवेशन इन द इनपुट्स, इनोवेशन इन द प्रोसेस, एंड इनोवेशन इन द आउटपुट। So these are the objectives of your operations department. तो आपके operations department का objective क्या होता है? To bring efficiency in production, to increase the quality of the product, and to bring flexibility and innovation. Now also the operation department या जितने भी businesses हैं, basically वो जो ये input को process करके output पे बना रहे हैं ना, this is the process of added value. इसको हम क्या कहते हैं? Added value. सो एडेड वैल्यू हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, यहाँ पे उसका रेफरेंस दोबारा होता है। तो एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ बॉट एंड मटेरियल्स, एंड ऑफ कोर्स टू इंक्रीज द एडेड वैल्यू इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कि वो किसी भी तरह अपनी वैल्यू एडिशन को इंक्रीज करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव कर सके। और कैसे वो जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं अपनी एडेड वैल्यू? बाय बाइंग द चीपर मटेरियल्स एंड सेलिंग द प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस। और एडेड वैल्यू जो है वो आप कितनी ऐड कर सकते हो एक प्रोडक्ट के अंदर, वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है। अब प्रोडक्ट का डिजाइन आप देखते हो कि भाई हाउ मच वैल्यू यू कैन ऐड इनटू, लेट्स सपोज अगर आपका कोई कार है तो हाउ मच वैल्यू यू कैन ऐड इनटू अ कार। आप उसका कलर चेंज कर देते हो, उसका शेप थोड़ा सा चेंज कर देते हो, उसके अंदर रिम्स, टायर्स, फीचर्स एडिशनल दे देते हो ताकि पीपल आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर दैट। सो आप डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट चेंज करके लोगों से ज्यादा पैसे निकलवा सकते हो। देन द एफिशिएंसी विद व्हिच द इनपुट रिसोर्सेज आर कंबाइंड एंड मैनेज। आप कितनी एडेड वैल्यू अपनी बढ़ा सकते हो एक प्रोडक्ट के अंदर, डिपेंड करता है कि आप कितना एफिशिएंटली जो है वो उसके इनपुट्स को कंबाइन और मैनेज कर रहे हो। जितना ज्यादा एफिशिएंटली आप जो है वो इनपुट्स को कंबाइन और मैनेज करोगे, दैट मीन्स कि मटेरियल आप जितना एफिशिएंटली मैनेज करोगे उतने कम पैसे लगेंगे आपके मटेरियल के अंदर, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो कम हो जाएगी। जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगी कम, उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी ज्यादा। एंड thirdly, the ability of a business to convince customers to pay high. आप जो है कितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड पावर या ब्रांड इमेज रखते हो अपनी मार्केट के अंदर कि आपका कस्टमर आपके लिए जो है वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। फॉर एग्जांपल एप्पल के लिए कस्टमर्स आर यूजुअली पे अ हायर प्राइस, एंड व्हाई? बिकॉज एप्पल हैज द पावर टू कन्विंस द कस्टमर्स टू पे एट अ हायर प्राइस। मतलब अगर वो कोई ऐसी फालतू भी चीज बनाएगा और वो बोलेगा कि ये एप्पल ने बनाई है, तो पीपल विल बी विलिंग टू पे अ हायर प्राइस। अभी पता नहीं कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था एप्पल ने अपना ना साफ करने का कपड़ा भी निकाला, विच इज अराउंड 100 और $150। लेकिन क्या है, वो एप्पल का कपड़ा है जिससे आप उसके स्क्रीन या उनके मोबाइल या जो मोबाइल फोन वगैरह साफ करने का है, वो नॉर्मल सा आपका क्लॉथ है, लेकिन बस उस पर एप्पल का है तो वो 150 130 या इतने कितने डॉलर्स का सेल हो रहा है। अगेन पीपल, एप्पल हैज द पावर टू
कन्विंस द कस्टमर्स टू पे हाई। आप मैकडोनल्ड्स खाना खाने जाते हो तो मैकडोनल्ड्स का बर्गर इतना महंगा आप खरीद रहे होते हो, खा रहे होते हो, क्यों? अगेन, मैकडोनल्ड्स हैज द पावर टू कन्विंस द कस्टमर्स टू पे हाई। मैकडोनल्ड्स ने आपको एक अच्छा एम्बियंस दिया हुआ है, किड्स एरिया बनाया हुआ है, प्रॉपर सीटिंग बनाई हुई है, म्यूजिक चलाया हुआ है, आराम से बैठ के एंजॉय करो आप अपना फूड। सो फॉर दैट यू हैव टू पे हायर प्राइस फॉर अ बर्गर। तो जितना बिजनेस अपने कस्टमर से जो है वो ज्यादा पैसे निकलवा लेगा, उतनी उसकी एडेड वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडेड वैल्यू। फिर हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स। जैसे कि बचपन में आपने बिजनेस में पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो होते हैं आपके 4 तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। बट in A levels there is a new thing, that is the intellectual capital. Google is one of the biggest businesses, और गूगल जो है वो, और जितने भी आप टेक बिजनेसेस देख लो, गूगल, फेसबुक, स्पेस एक्स, टेस्ला, ये सारी कंपनीज जो हैं, ये लोग इन रिसोर्सेज की वजह से आजकल दुनिया में जो है वो नाम नहीं कमाया हुआ इन्होंने इन रिसोर्सेज की वजह से, बल्कि इन रिसोर्सेज की वजह से जो है वो इन्होंने नाम कमाया हुआ। सो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल? Intellectual capital is the intangible capital of a business that includes human capital. Human capital का मतलब कि आपके पास skillful लोग हैं, well trained employees. Structural capital के आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं अपने पास, and relational capital that you have good links with the customer and your suppliers. So अगर ये तीनों चीजें आपके पास होंगी, तीनों चीजें जो हैं वो आपकी किस में आ जाती हैं? इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आ जाती हैं। तो बिजनेसेस लाइक गूगल, टेस्ला, फेसबुक, मेटा जो है अब, तो इनके पास ये तीन चीजें मेन है। दे हैव गुड ह्यूमन कैपिटल, मतलब उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड वर्कर्स हैं जो कि उनके आइडियाज लेकर आते हैं। दे हैव गुड स्ट्रक्चरल कैपिटल, दैट मीन्स कि गूगल के पास देखिए कितना इन्फॉर्मेशन स्टोरेज करनी होती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोरेज उनके पास, डेटा बेसेज है उनके पास, बड़े बड़े हाई फाई जो है वो कंप्यूटर्स हैं, ट्रिलियंस और जो है वो जगह है उनके पास। सही आइलैंड्स खरीदे हुए उन्होंने जहाँ पे सिर्फ इन्होंने स्टोरेज के लिए जो है वो, डेटा स्टोरेज के लिए जो है वो चीज़ें बनाई हुई हैं। पता नहीं अंडर वाटर भी जो बहुत सारी चीज़ें वो लोग अपनी मशीन लगाई हुई उन्होंने जो कि डेटा स्टोर करती हैं। देन रिलेशनल कैपिटल एज वेल, दैट दे हैव गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, विद द कस्टमर, विद द गवर्नमेंट, जैसे टेस्ला और अभी यूएस गवर्नमेंट की इतना अच्छा रिलेशनशिप है, तो दैट इज बेसिकली देयर इंटेलेक्चुअल कैपिटल। और ये सारी चीज़ें जो है वो इनके बिजनेस को बेनिफिट करती हैं। तो रिसोर्सेज के अंदर आपके लैंड भी आता है, लेबर भी आता है, कैपिटल भी आता है, बट देयर इज आल्सो इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड देन ऑफ कोर्स आपका जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है वो या तो गुड्स की प्रोडक्शन करता है या फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? एक बिजनेस की प्रोडक्शन और एक बिजनेस की प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क होता है? प्रोडक्शन इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, it is the total level of output produced by the business. It simply means converting inputs to outputs. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेप्सी का जो आउटपुट है वो है 1 लाख कैन, तो वो 1 लाख कैन जो है वो पेप्सी की क्या है? प्रोडक्शन है। वेयर एज प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट्स टू इनपुट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कि एक लेबर ने कितने कैन्स बनाए। जब आप इस चीज को जानोगे तो ये होगी आपकी बिजनेस की या रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी, कि एक लेबर जो पेप्सी के अंदर काम कर रहा है उसने कितने कैंस बनाए, टू नो दैट दैट इज बेसिकली योर प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज बेसिकली द टोटल एंड प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट्स टू इनपुट्स, के हर एक इनपुट जो आपने लगाया है उसने कितना आउटपुट बनाया है। तो इनपुट जो आप डालते हो वो यूजुअली लेबर होता है या फिर कैपिटल होता है। तो फॉर दैट यू नीड टू मेजर द लेबर प्रोडक्टिविटी एंड द कैपिटल प्रोडक्टिविटी। तो ये दो प्रोडक्टिविटी के मेजर्स है जो कि आपके पेपर 2 के अंदर आते हैं, दैट इज टू मेजर द लेबर प्रोडक्टिविटी एंड द कैपिटल प्रोडक्टिविटी। तो लेबर प्रोडक्टिविटी और कैपिटल प्रोडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो ये है कि टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं तो लेबर प्रोडक्टिविटी ऐसे कैलकुलेट होगी, और अगर आपके पास मशीनरी है सारी तो टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन भी की हुई है कि लेट्स सपोज अ बिजनेस प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट्स बाय एम्प्लॉइंग 500 वर्कर्स। तो पर वर्कर आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना होगा कि आपके 10,000 यूनिट्स अगर बन रहे हैं तो 10,000 इज द टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय 500 इज द इनपुट, तो 500 लेबर, तो 20 पर लेबर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो द प्रोडक्टिविटी इज 20 ऑफ द लेबर।
वेराज अगर आपके पास मशीनरी है तो मशीनरी क्या है आपकी, कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मशीनरी 10,000 यूनिट्स बना रही है और मशीनरी आई है $5,000 की, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 विल बी 2 यूनिट्स। दैट मीन्स के आपका $1 पे जो इन्वेस्ट करा आपने, उस पर आपकी मशीनरी आपको 2 यूनिट्स बना के दे रही है। सो दिस इज व्हाट योर लेबर एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी इज एंड दिस इज हाउ दे आर कैलकुलेटेड। तो अब ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी लेवल्स, कि जो इनपुट आप डाल रहे हो सही है वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको बना के दे। तो हाउ आर यू गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी लेवल्स? बाय इंप्रूविंग द ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ टू इंक्रीज द स्किल लेवल। आप वर्कर की ट्रेनिंग इंक्रीज करना चाहते हो, आप अगर वर्कर की ट्रेनिंग इंक्रीज करोगे तो ट्रेनिंग इंक्रीज करने से क्या होगा, वर्कर की स्किल्स बढ़ेंगी और वर्कर जो है वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा। सेकेंडली, टू इम्प्रूव द वर्कर्स मोटिवेशन। अगर आप वर्कर्स को मोटिवेटेड रखेंगे तो वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा। देन थर्डली, परचेज मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट। आपका जो वर्कर है, सॉरी आपका जो बिजनेस है, अगर वो ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट खरीदेगा तो उसकी वजह से आपकी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड फोर्थ इज बेसिकली व्हेन यू कीप मोर स्किलफुल मैनेजर्स। इफ यू हैव स्किलफुल मैनेजर्स तो वो स्किलफुल मैनेजर्स आपके लेबर को, आपके कैपिटल को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे एंड एज अ रिजल्ट द बिजनेस प्रोडक्टिविटी विल आल्सो increase. So these are the 4 ways in which you can increase the productivity of the business. लेकिन क्या सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा? दैट मीन्स कि क्या बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से जरूरी है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। सो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी डज नॉट गारंटी एन इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। आपने यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस करने थे वो तो बढ़ा लिए, लेकिन आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करी। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करी तो क्या होगा, आपकी जो सेल्स हैं, यूनिट्स हैं, वो अनसोल्ड रहेंगे, वो इतना प्रॉफिटेबल आपके बिजनेस को नहीं बनाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर इंक्रीजिंग द आउटपुट तो यू ऑल्सो इंक्रीज द प्रमोशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो प्रोडक्टिव, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदें, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का थोड़ा बहुत फायदा हो। सेकेंडली, वर्कर्स विल आस्क फॉर मोर वेजेस एंड सैलरीज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब वर्कर अगर पहले 20 यूनिट बना रहा था, अब वो 40 यूनिट बना रहे, तो वर्कर को दिखेगा कि यार मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ पहले से, तो वर्कर जाहिर सी बात है पैसे भी ज्यादा मांगेगा। फिर थर्डली, हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग द इक्विपमेंट एज वेल। आप अगर लेटेस्ट इक्विपमेंट लेते हो टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग द लेटेस्ट इक्विपमेंट एज वेल। And fourth, we have if the productivity level increases but sales remains constant, so the workers may feel that they are unemployed. अब यूजुअली क्या होता है कि आपने वर्कर से बोला भाई ज्यादा आउटपुट बनाओ, सही है, ज्यादा आउटपुट बनाओ, हम ज्यादा आउटपुट बेचेंगे। आप वर्कर ने मेहनत करी, सही है, ओवर टाइम करा, ज्यादा आउटपुट बनाया, सही है, लेकिन वो जो इनपुट, जो आउटपुट पहले बिक रहा था सिर्फ उतना ही बिक रहा है, सही है, और जो एक्स्ट्रा आउटपुट वर्कर ने बनाया वो नहीं बिका। तो एज अ रिजल्ट वर्कर विल फील दैट कि उसने जो एक्स्ट्रा आवर्स काम करे उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ एंड ही विल फील अनएम्प्लॉयड। So these are the drawbacks of improving just productivity. So a business must not only focus on improving the productivity, but it should also focus on the increasing the sales and distribution of the product as well. फिर बात करते हैं the different production methods that are used by the business. अब अगर प्रोडक्शन मेथड की बात करें तो ब्रॉडली अगर हम अपने प्रोडक्शन मेथड्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं उनको, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड इज अ प्रोडक्शन मेथड वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इज यूज्ड रादर देन कैपिटल इक्विपमेंट। आप जब लेबर से प्रोडक्शन करते हो और मशीन से प्रोडक्शन नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा आप लेबर से प्रोडक्शन कर रहे होते हो, सो दैट इज नोन एज लेबर इंटेंसिव। Whereas capital intensive is when you produce the goods by using a large amount of capital rather than labor. तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव के अपने अपने फायदे और नुकसान है। सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं लेबर इंटेंसिव के। एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड, आपकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। सेकेंडली, हाई क्वालिटी एज द गुड्स आर हैंडमेड, तो यूजुअली हैंडमेड गुड्स जब बनाए जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर यूजुअली हाई।
नो नीड टू बाय एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट्स। लेबर इंटेंसिव का फायदा ये है कि आपको कैपिटल इक्विपमेंट पे खर्चा नहीं करना पड़ता। अगर बिजनेसेस जिनके पास जो है वो पैसे वगैरह कम है, तो वो जो है वो लेबर से इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द गुड्स। फिर एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड एज देयर स्किल्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड। आपके एम्प्लॉयज की भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो मोटिवेशन होती है, क्योंकि उनकी जो स्किल्स हैं वो यूटिलाइज हो रही होती है। एंड फिफ्थ इज दैट द कस्टमाइजेशन इज अवेलेबल। अब कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप हैंडमेड गुड्स वगैरह बना रहे होते हो, तो हैंडमेड गुड्स बनाने का फायदा ये होता है कि आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। तो यूजुअली लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है कि आप जो है वो कस्टमाइज गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर सकते हो। हाउएवर डिसएडवांटेज क्या है लेबर इंटेंसिव का? लेबर इंटेंसिव का डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो आपको जो है वो क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं अगर लेबर आपका अनस्किल्ड है। So if you're using unskilled labor, so there might be possible that you face quality issues. Secondly, अगर वर्कर्स को आपको स्किलफुल बनाना है तो वर्कर्स को ट्रेन करवाना पड़ेगा। तो वर्कर की ट्रेनिंग जो है वो आपकी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकती है। थर्डली, ट्रेंड वर्कर्स, अगर वर्कर्स की स्किल आ गई तो वर्कर फिर ज्यादा पैसे भी डिमांड करेंगे। सो ट्रेंड वर्कर्स विल ऑफन आस्क फॉर हायर वेजेस, तो वो भी आपका वेज कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है। एंड फोर्थ इज बेसिकली द प्रोडक्शन विल टेक टाइम। अब यूजुअली होता ही है कि मशीन से कंपैरेटिवली जो आपका लेबर है वो स्लो काम कर रहा होता है, राइट? सो अगर वर्कर लेबर आपका स्लो काम कर रहा है तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा टाइम लेगी, और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी फॉल हो सकती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड। फिर जो दूसरा प्रोडक्शन मेथड है आपका, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। अब कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन क्या है? कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन इज व्हेन यू यूज मशीनरी फॉर प्रोडक्शन। तो इसका फायदा ये है कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, तो क्वालिटी आपकी सेम रहती है थ्रू आउट। मतलब मशीन बना रही है प्रोडक्ट, जैसे पेप्सी, आप एक कैन खोलो पेप्सी का पियो और दूसरा कैन पियो, तो दोनों के टेस्ट सेम रहते हैं। सेकेंडली, प्रोडक्ट क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन रहा है, मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है। सेकेंडली, प्रोडक्शन इज फास्टर, आपकी जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो काफी तेजी से प्रोड्यूस हो रहा होता है। थर्डली, सैलरीज एंड वेजेस कॉस्ट आर सेव। तो यूजुअली मशीन पे आप एक बार खर्चा करो तो आपको लेबर को बार बार जो है वो सैलरी वगैरह पे नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास ज्यादा लेबर ही नहीं होगा जिसको उसको पैसे इतने ज्यादा देने पड़ेंगे। तो यूजुअली जब मशीन आप रखते हो तो एक आध ही लेबर होता है आपके पास जो कि प्रोडक्शन कर रहा हो, जो कि मशीन को ऑपरेट कर रहा होता है। तो लेबर कॉस्ट भी आपकी यहाँ पे सेव होती है। फिर कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट एंड टारगेट मोर कस्टमर्स। यूजुअली जो आपकी मशीन से प्रोडक्शन होती है ना, तो मशीन से प्रोडक्शन करने का फायदा ये होता है कि आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। और जब आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होगे तो जाहिर सी बात है आपके जो कस्टमर्स, आप ज्यादा सेल भी कर सकते हो, ज्यादा कस्टमर्स को भी टारगेट कर सकते हो। बिकॉज व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट, दैट मींस यू हैव मोर आउटपुट टू सेल एंड यू कैन टारगेट मोर कस्टमर विद इट। हाउएवर डिसएडवांटेज क्या है कैपिटल इंटेंसिव का? डिसएडवांटेज ये है कि मशीनरी सेटअप कॉस्ट आर वेरी हाई। जो मशीन वगैरह खरीदनी पड़ती है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। सेकेंडली, मेंटेनेंस कॉस्ट टू मेंटेन द मशीन। आपको जो है वो रिपेयर विपेयर जो है वो करवानी पड़ेगी, सही है, तो रिपेयर कॉस्ट वगैरह आपकी काफी ज्यादा हाई होगी। थर्डली, कस्टमाइजेशन इज नॉट अवेलेबल। मशीन के अंदर एक प्रोग्रामिंग आप करते हो और मशीन फिर उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि आप कस्टमाइजेशन नहीं लेकर आ सकते, और कस्टमाइजेशन अगर आपने लेकर आनी है फिर वो मशीनें भी काफी एक्सपेंसिव होती हैं। सो अगेन योर मशीनरी सेटअप कॉस्ट माइट इंक्रीज। एंड लास्टली, लेबर रिडंडेंसी कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप मशीन लेकर आओगे तो आपके पास जो लेबर थी उसको आपने अल्लाफिस करना पड़ेगा, और उसको अल्लाफिस करने के लिए आपको उसको रिडंडेंसी कॉस्ट भी देनी पड़ेंगी। दैट इज कि उसको आपको थोड़ी बहुत रिडंडेंसी पेमेंट्स वगैरह भी देनी पड़ेंगी ताकि वो कोई दूसरी जॉब ढूंढ ले, तो वो भी आपकी जो है वो रिडंडेंसी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड। ऑलराइट, now moving on to the different production methods. जी तो now there are different production methods that the business use. सबसे पहला क्या है आपका? जॉब प्रोडक्शन। ना जॉब प्रोडक्शन के अंदर आपका ये एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड है जिसके अंदर आपका जो लेबर है इट प्रोड्यूसेस अ वन ऑफ आइटम स्पेशली डिजाइन फॉर अ कस्टमर। फॉर एग्जांपल टेलर्स एंड बेकरी जो है वो जॉब प्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग करते क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं टेलर के पास, अभी ईद आ रही है, ईद के लिए आप सूट सिलवाने जाएंगे,
तो टेलर आपका कपड़ा लेगा, सही है, टेलर कपड़ा लेने के साथ साथ जो है वो आपकी मेजरमेंट्स लेगा और आपकी मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो आपको प्रोडक्ट, आपका कपड़ा जो है वो सी के देगा। सो टेलर से जो आपकी प्रोडक्शन कर रहा होता है, दैट इज बेसिकली योर जॉब प्रोडक्शन। इसी तरह बेकरी पे आप जाते हैं अगर, तो बेकरी जो है आपकी बेसिकली बेकरी के अंदर जो है वो आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है। जैसे कि आप अपने ऑर्डर पे केक बनवाने जाए फॉर एग्जांपल, तो आपके हिसाब से पूरा केक बनेगा, उसका वेट आपके हिसाब से डिसाइड होगा, डिजाइन आपके हिसाब से डिसाइड होगा, और फिर वो बेकरी आपको वो केक बना के देगी। सो दैट इज बेसिकली जॉब प्रोडक्शन। तो जॉब प्रोडक्शन इज जब आप कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हो, एक वक्त में एक प्रोडक्ट बनता है और वो स्पेसिफिकली कस्टमर के हिसाब से डिजाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चर के पास चले गए और वो जो है वो आपको आपका जो भी आपको सेट बनवाना है, इयरिंग्स बनवाने हैं, तो वो इस हिसाब से आपको जो है वो सेट करके बना के डिजाइन करके दे रहा है। तो जॉब प्रोडक्शन के फायदे क्या है? इट enables टू प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड दिस मोटिवेट्स द वर्कर। तो वर्कर की स्किल्स यहाँ पे काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। जैसे टेलर अपनी स्किल्स इस्तेमाल करेगा टू मेक योर सूट, अपने डिजाइन वगैरह वो इनपुट करेगा उसके अंदर। इसी तरह बेकरी में जो बेकर होगा वो अपने सारी स्किल्स इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे वर्कर्स जो है वो काफी मोटिवेटेड होते हैं बिकॉज स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स आर मेड। And secondly, high quality products are produced because everything is handmade. तो यूजुअली, और प्लस क्वालिटी मतलब कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्शन करना, और आप जो है वो कस्टमर की नीड के हिसाब से जो है वो गुड्स बना रहे होते हो, तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है। However, डिसएडवांटेजेस क्या है? इट टेंड्स टू बी एक्सपेंसिव। आपका जो जॉब जॉब प्रोडक्शन होता है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो उसकी वजह से आप पैसे भी जो है वो हायर चार्ज कर रहे होते हो टू द कस्टमर। सेकेंडली, इट ऑफन टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ये, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है क्योंकि कभी कभार एरर्स आ जाते हैं, सही है, डिजाइन सही तरीके से नहीं बनता और आपको रीवर्क वगैरह भी करवाना पड़ता है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड थर्डली, लेबर इंटेंसिव भी होता है और आपको हाईली स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए होते हैं। तो लेबर इंटेंसिव होता है और हाईली स्किल्ड वर्कर की नीड होती है। तो अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर रखोगे तो वो तो पैसे ज्यादा लेगा, और प्लस हाईली स्किल्ड वर्कर मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपने बेकार अपना अनस्किल्ड वर्कर रख लिया तो फिर तो कस्टमर खराब हो जाएगा, हर वक्त वो गलत सूट सी के देगा और उसकी वजह से आपका कस्टमर फिर आपसे काम करवाएगा ही नहीं। सेकेंड होता है आपका बैच प्रोडक्शन। अब बैच प्रोडक्शन क्या होता है? बैच प्रोडक्शन इज व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। Each item in the batch passes through one stage of production before passing on to the next stage. तो बैच प्रोडक्शन होता है कि जब आप बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे होते हो, दैट मींस बैच मतलब कि एक ज्यादा क्वांटिटी आप एक साथ बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि डिफरेंट साइजेस की शर्ट बना रहे हैं। देयर इज अ स्मॉल शर्ट, देयर इज अ मीडियम, देयर इज अ लार्ज एंड देयर इज अ एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट। तो बेसिकली जो उसके प्रोडक्शन के स्टेजेस होंगे, जैसे 5 स्टेजेस में अगर उसकी शर्ट तैयार होती है, 5 स्टेजेस के थ्रू जो है वो शर्ट गुजरती है, तो पहले वो स्मॉल साइज की शर्ट बनाएगा। स्मॉल साइज की शर्ट, लेट्स सपोज 100 शर्ट्स है स्मॉल साइज की, तो पहले ये 100 शर्ट्स ये 5 स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू गुजरेंगी और फाइनल आपका तैयार हो जाएंगी। फिर उसके बाद मीडियम साइज की शर्ट्स जिनके डिफरेंट जो है वो मेजरमेंट्स हैं, उस हिसाब से वो ये 5 स्टेजेस से गुजर के फाइनल तैयार हो जाएंगी। फिर लार्ज साइज की शर्ट बनेगी और एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज की जो शर्ट बन रही है, क्या है आपका बैच। एक एक ये डिफरेंट डिफरेंट बैच है, और ये 100 का जो बैच है ये पूरे प्रोसेस से एक साथ गुजरा है। सो ईच आइटम ऑफ द इन द बैच प्रोसेसेस passes through one stage of production before passing on to the next stage। ये 100 शर्ट्स पहले स्टेज 1 पे जाएंगी, फिर स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे, स्टेज 4 पे और फिर स्टेज 5 पे। फिर मीडियम की जो शर्ट्स हैं वो स्टेज 1 पे जाएंगी, स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे, स्टेज 4 पे और स्टेज 5 पे। सो दिस इज व्हाट बैच प्रोडक्शन इज। सिंपली आपकी एक पर्टिकुलर बैच में जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है। तो बैच प्रोडक्शन के फायदे क्या हैं? इट अलाउज द फर्म्स टू यूज डिवीजन ऑफ लेबर इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। अब फर्म के पास लेबर होगा तो लेबर जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो ये कुछ वर्कर्स यहाँ पे गए, कुछ वर्कर्स यहाँ पे गए, कुछ वर्कर्स यहाँ पे गए और कुछ वर्कर्स यहाँ पे। तो डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से आपकी स्पेशलाइजेशन होती है और वर्कर जो है वो स्पेशलाइज हो जाता है एक टास्क में, और फिर उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर से बेहतर होती है। सेकेंडली, इट इनेबल्स द बिजनेस टू गेन सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हिच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज व्हेन द increase in production
इंक्रीज इन द स्केल ऑफ ऑपरेशंस की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो एज कम्पेयर टू जॉब प्रोडक्शन में क्या है, एक एक आइटम बन रहा है, यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक बैच बना रहे हो, मतलब यहाँ पे अगर 100 शर्ट्स बन रही है, सही है, तो आपका कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी एज कम्पेयर टू जॉब प्रोडक्शन। तो अगेन यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपकी अचीव होती है एज कम्पेयर टू जॉब प्रोडक्शन, क्योंकि जॉब प्रोडक्शन में आप एक आइटम बना रहे होते हो, यहाँ पे आप एक सर्टेन बैच बना रहे होते हो, तो यूजुअली आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होती है। एंड थिर्डली, ईच इंडिविजुअल बैच विल स्पेसिफिकली मैच द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स। हर एक बैच आप कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से बना रहे हो, जैसे स्मॉल, जो कंज्यूमर स्मॉल साइज पहनते हैं वो स्मॉल पहनेंगे, जो मीडियम पहनते हैं वो मीडियम पहनेंगे, जो लार्ज पहनते हैं वो लार्ज पहनेंगे, और जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो एक्स्ट्रा लार्ज पहनेंगे। सो स्पेसिफिक कंज्यूमर की डिमांड यहाँ पे फुलफिल हो रही है। However, disadvantage क्या है, हाई लेवल ऑफ स्टॉक्स आर हेल्ड व्हिच विल इंक्रीज द स्टोरेज कॉस्ट। अब ये जितने भी आप बैचेस बना रहे हो इनका स्टॉक आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो स्टॉक विल बी हेल्ड व्हिच विल इंक्रीज द स्टोरेज कॉस्ट। सेकेंडली, वर्क विल बिकम मोर बोरिंग एंड डीमोटिवेटेड। अब वर्कर की इतनी ज्यादा कोई स्किल इस्तेमाल नहीं हो रही होती यहाँ पे, तो उसकी वजह से वर्कर जो है वो डीमोटिवेटेड फील करेगा। एंड थिर्डली, यूनिट कॉस्ट आर लाइकली टू रिमेन हायर इफ कंपेयर टू फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन अगर आप करोगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट और गिर जाएंगी, लेकिन एज कम्पेयर टू फ्लो प्रोडक्शन यहाँ पे आपकी पर यूनिट कॉस्ट अभी भी ज्यादा ही होती है। अगर फ्लो प्रोडक्शन आप करोगे, अगर आप एज कम्पेयर टू फ्लो प्रोडक्शन, आपके बैच प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हाई रहती है, क्योंकि फ्लो प्रोडक्शन में आप फ्लो में प्रोडक्ट बना रहे होते हो और एक लार्जर क्वांटिटी में बना रहे होते हो, तो अगर आप फ्लो प्रोडक्शन इस्तेमाल करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिलेटिवली कम होती है, लेकिन बैच प्रोडक्शन में आपकी पर यूनिट कॉस्ट एज कम्पेयर टू फ्लो प्रोडक्शन हायर रहती है। फिर हो गई बात। फिर उसके बाद फ्लो प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो फ्लो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग आइटम्स इन अ कंटिन्यूअसली मूविंग प्रोसेस, कि आप एक स्टेज स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है until the product is completely ready। जैसे कोका कोला अपनी जो प्रोडक्शन करता है वो बॉटल्स लगाता है स्टेज 1 में, और वो बॉटल्स जो है वो वॉश होती हैं, फिर उसमें फिलिंग होती है, उसमें गैस भरती है, उसमें पैकेजिंग होती है, तो ये सारा काम फ्लो में हो रहा होता है। मतलब यहाँ से उसने खाली बॉटल्स डाली और वहां से जो है वो दूसरे साइड से वो रेडी होके तैयार होके निकलती है, बीच में कोई स्टॉप नहीं होता, कुछ नहीं होता, फ्लो में काम हो रहा होता है। तो दिस इज व्हाट फ्लो प्रोडक्शन इज, दैट देयर इज नो स्टॉपेज इन बिटवीन, अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंप्लीटली मूविंग प्रोसेस। तो उसका एडवांटेज क्या होते हैं कि लेबर कॉस्ट आर टेंड टू बी लो, क्योंकि सारी मशीन हायर्ड होती है, ये ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है, तो लेबर कॉस्ट आपकी बहुत कम होती है। एक दो मशीन ऑपरेटर आपने रखे होते हैं जो बस देख रहे होते हैं कि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं। सेकेंडली, द कॉन्स्टेंट आउटपुट रेट मेक्स प्रोडक्शन प्लानिंग सिंपल। तो प्रोडक्शन में कोई इतनी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग नहीं करनी होती, आपको सिंपल प्रोडक्शन करनी है कि आपने एक साइड से जो है वो रॉ मटेरियल डालना है और दूसरी साइड से वो तैयार होके निकल जाएगा। Thirdly, stock holding cost can be minimized using the JIT inventory control। अब इसके अंदर आप जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप फ्लो में प्रोडक्शन कर रहे हो, तो फ्लो में आपको पता है कि बहुत सारा जो आपका इनपुट है वो एक साथ बहुत ज्यादा जा सकता है, और आउटपुट भी एक साथ बहुत ज्यादा बन के निकल सकता है, जिसकी वजह से आप जैसे आउटपुट आपका निकला आपने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, और जैसे आपको जो है वो आउटपुट बनाना चाहिए, तो आपने ज्यादा रॉ मटेरियल बना के सारा एक साथ मशीन में डाल दिया, तो ज्यादा इनपुट भी आपका मशीन के अंदर जा सकता है और ज्यादा आउटपुट बन के भी निकल सकता है। तो आपको स्टोर नहीं करना पड़ता कि आप वेट करो कि जब ज्यादा आउटपुट निकलेगा फिर मैं मार्केट में बेचूंगा, या आप जो है वो वेट करो कि जब ज्यादा मटेरियल आपके पास आ जाएगा तब जाके आप जो है वो उस मटेरियल को मशीन में डालोगे, नहीं। फ्लो प्रोडक्शन में फायदा ये होता है कि एक साथ बहुत सारा रॉ मटेरियल आपका मशीन के अंदर जा सकता है और एक साथ बहुत सारा आउटपुट बन के निकल सकता है, तो यूजुअली फिर आप इसमें स्टोरेज कॉस्ट नहीं कर रहे होते, आप जो है वो कोई भी अपने इन्वेंट्री को स्टोर नहीं कर रहे होते, जैसे जैसे आउटपुट बनता रहता है वैसे ही आप भिजवा देते हो उसको मार्केट, क्योंकि उसकी क्वांटिटी यूजुअली हायर होती है, और जैसे जैसे आपके पास रॉ मटेरियल आता है आप उसको मशीन में डालते रहते हो क्योंकि उसकी भी क्वांटिटी हायर होती है। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। स्टैंडर्डाइज मतलब जैसे पेप्सी है, आप जितनी भी पेप्सी पी लें, जितने भी कैंस खोल लें पेप्सी के, सबका टेस्ट सेम रहता है, तो दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन इज, कि सारे प्रोडक्ट एक जैसे। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है, कि कस्टमर को हर एक प्रोडक्ट में सेम टेस्ट, सेम एनर्जी, सेम सारी चीजें मिलती हैं, तो बेसिकली कस्टमर भी जो है वो सेटिस्फाइड फील करता है। हाउएवर डिसएडवांटेज क्या है, आपका इनिशियल सेटअप कॉस्ट बहुत हाई होगा, मशीनरी काफी एक्सपेंसिव होती है, द वर्क बिकम्स बोरिंग एंड रेपिटेटिव,
अगर आप मशीनरी से प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके जो लेबर है उसके लिए काम काफी ज्यादा बोरिंग और रेपिटेटिव हो जाएगा। एंड thirdly, employees must be trained in order to operate the machines. एम्प्लॉय ट्रेनिंग भी आपको करवानी पड़ेगी ताकि उनको मशीन चलाना आए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो मशीन को कैसे रोकना है। सही है, तो ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए, तो उसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग विल बी वेरी एक्सपेंसिव। सो दिस इज योर फ्लो प्रोडक्शन। फिर आते हैं मास कस्टमाइजेशन पे। नाउ मास कस्टमाइजेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि आजकल के दौर में आप मास कस्टमाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हो, कि आप जब एक मास मार्केट को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमाइजेशन। जब आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं और उन ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स को आप कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो दिस इज नोन एज मास कस्टमाइजेशन। द यूज ऑफ फ्लेक्सिबल कंप्यूटर एडेड प्रोडक्शन सिस्टम टू प्रोड्यूस आइटम्स टू मीट इंडिविजुअल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एट मास प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि आप एक मास लेवल पे ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स को जो है वो क्या दे रहे हो, कस्टमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक कार मैन्युफैक्चरर जैसे टोयोटा, अब टोयोटा एक मास लेवल पे गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन वो अपने कस्टमर को एक ऑप्शन देता है। वो क्या ऑप्शन देता है कि भाई अगर आपने गाड़ी का कलर डिसाइड करना है तो आप क्या करो, वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करोगे तो हम आपको क्या देंगे, ऑप्शन देंगे कि आप गाड़ी का कलर डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, बगैर सनरूफ वाली। आप इंटीरियर डिजाइन उसका इंटीरियर का कलर, इंटीरियर का डिजाइन आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसा इंटीरियर आपको चाहिए। आप रिम सेलेक्ट कर सकते हो कैसा आपको रिम चाहिए। तो बेसिकली दिस इज व्हाट योर कस्टमाइजेशन इज गिवन टू द वर्कर, कि आप कस्टमर को अलाउ कर देते हो, जैसे फोर्ड करता है। फोर्ड जो है वो बेसिकली क्या करता है, फोर्ड जो है वो बेसिकली कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। दैट इज के फोर्ड अलाउ करता है अपने कस्टमर्स को कि वो इंजन वगैरह सारी चीजें जो है वो डिसाइड कर ले, सॉरी कलर डिसाइड कर ले, रिम्स डिसाइड कर ले, सनरूफ, इंटीरियर का डिजाइन कैसा होगा, ये सारी चीजें जो है वो वेबसाइट पे जाके डिजाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, और फिर उनको जो है वो उसी तरीके की गाड़ी डिलीवर हो जाती है। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, इट कंबाइंस लो यूनिट कॉस्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट कस्टमर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। तो आपकी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होती है बिकॉज यू हैव फ्लेक्सिबल मशीनरी। तो फ्लेक्सिबल मशीनरी जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप कस्टमाइजेशन भी दे दो, सही है, और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ना बढ़े। तो इट कंबाइंस लो यूनिट कॉस्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट कस्टमर्स इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर भी आपको आपसे खुश होता है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, और प्लस आपके पास जो है वो लो कॉस्ट रहती है आपकी, क्योंकि आप जो है वो फ्लेक्सिबल मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि एक्सपेंसिव, कि एक से ज्यादा काम कर सके। तो डिसएडवांटेज क्या है इसके, कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रीडिजाइन। अब अक्सर क्या होता है कि अगर आप जो है वो पेंट चेंज कर रहे हो, सनरूफ दे रहे हो, ये सारी चीजें, मतलब आप जब प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन दे रहे हो तो आपको प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली नया प्रोडक्ट बना रहे हो, गाड़ी वही है, आप उसमें बस चेंजेस करके कस्टमर को दे रहे हो। तो आपको गाड़ी का डिजाइन इस तरीके से करना पड़ेगा कि अगर कस्टमर कोई चेंजेस डिमांड करता है तो वो जो चेंजेस आप डिजाइन के अंदर लेकर आओगे वो आपके लिए कॉस्टली ना हो। So you must be able to redesign the product, और redesigning of the product might be very costly. For example, अगर कस्टमर कह रहा है कि भाई मुझे दूसरा कलर चाहिए, तो कलर आपको चेंज करने में इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, कलर आपका आसानी से चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि आप आराम से उसका कलर चेंज कर दो गाड़ी का। सेकेंडली, एक्सपेंसिव फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट इज नीडेड। आपको फ्लेक्सिबल मशीनरी चाहिए, और फ्लेक्सिबल मशीनरी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है आपकी। सो इट कैन लीड टू योर कैश फ्लो इश्यूज एज वेल। सो दीज आर योर फोर प्रोडक्शन मेथड्स दैट द बिजनेस यूजेस। तो इसमें आपका जॉब प्रोडक्शन आता है, बैच प्रोडक्शन आता है, फ्लो प्रोडक्शन आता है, और मास कस्टमाइजेशन आता है। एंड देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन मेथड्स, कि आप कौन सा प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल करोगे। whether you're going to go for a labor intensive production, that is like job production या batch production, या फिर आप जो है वो completely capital intensive production इस्तेमाल करोगे, that is flow production और mass customization। तो उसके लिए आपका डिपेंड करते हैं size of the market। if your size of the market is relatively larger, तो you're going to use flow production, क्योंकि आप larger market को target कर रहे हो। और अगर आपका market size छोटा है, एक niche है, तो फिर आप जॉब प्रोडक्शन इस्तेमाल या बैच प्रोडक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंडली, द अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल। अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट करने का, मशीनरी खरीदने का, तो फिर तो आप जो है वो फ्लो प्रोडक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर या मास कस्टमाइजेशन, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपको जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ेगा।
Thirdly, availability of other resources, आपके दूसरे resources कितना अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेबर इस्तेमाल करते हो तो क्या लेबर चीपली अवेलेबल है. अगर लेबर चीपली अवेलेबल है, जैसे पाकिस्तान में सियालकोट के अंदर जितने भी आपके जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं वो ज्यादातर बैच प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं. वाई? बिकॉज लेबर जो है वो वहाँ पे सस्ती है, तो थोड़े बहुत इक्विपमेंट वो लोग खरीद लेते हैं और लेबर से काम करा रहे होते हैं. सो इफ लेबर इज चीपर देन यू शुड गो फॉर लेबर इंटेंसिव. वेराज अगर आप चाइना में जाए प्रोडक्शन करने के लिए तो चाइना में मशीन आर वेरी चीप है. सही है. तो मशीनरी से यूजुअली वहां पे जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हो रही होती है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेज, दैट मींस कि अगर लेबर सस्ता है तो लेबर से प्रोडक्शन कराएं, अगर कैपिटल सस्ता है तो कैपिटल से प्रोडक्शन करें. एंड देन द फोर्थ इज बेसिकली द मार्केट डिमांड एग्जिस्ट फॉर द प्रोडक्ट स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. कि आपकी जो मार्केट डिमांड है वो कैसी है, कि कस्टमर जो है अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस चाह रहा है. अगर कस्टमर बहुत ज्यादा चेंजेस चाह रहा है, जैसे एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर की मार्केट के अंदर कस्टमर को अपने हिसाब से ज्वेलरी चाहिए होती है, अपने डिजाइन के हिसाब से ज्वेलरी चाहिए होती है, तो वो यूजुअली इतने ज्यादा जो है वो सेट बना के नहीं रखता. वो ज्वेलरी जो है वो कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाते. तो मार्केट में अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है कि उसको ज्यादा प्रोडक्ट में एडिटिंग चाहिए, ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, तो फिर तो आप जॉब प्रोडक्शन का इस्तेमाल करोगे. लेकिन अगर मार्केट में आपकी जो डिमांड है उसके अंदर कस्टमर की इतनी ज्यादा कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे पेप्सी है तो पेप्सी आप पी ले दो, मतलब उसमें कोई आप जो है वो चेंजेस नहीं लेकर आते, तो फिर आप फ्लो प्रोडक्शन इस्तेमाल कर सकते हो. तो अगर मार्केट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उसको ज्यादा स्पेसिफिकेशन चाहिए, ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, देन तो यू विल हैव टू यूज जॉब प्रोडक्शन और मास कस्टमाइजेशन. वेर एज अगर इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन कस्टमर को नहीं चाहिए, फिर आप फ्लो प्रोडक्शन इस्तेमाल कर सकते हो. So these are the factors that the business has to look into before deciding which production method to use. That is the size of the market, the amount of capital available, पैसा कितना है आपके पास, फिर कि आपके पास resources जो है वो कितने दूसरे available हैं, and thirdly कि customer को कितनी customization की need है. Then we have the problems that are faced by the business when switching its production methods. अब usually आप job to batch या batch to flow अगर switch कर रहे होते हो तो आपको क्या मसले आते हैं. अगर आप जॉब से बैच प्रोडक्शन पे जा रहे हो तो यू विल हैव टू बाय सम इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट कॉस्ट आपकी आएगी. फिर वो इक्विपमेंट चलाना आना चाहिए वर्कर्स को, तो ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी वर्कर्स की. फिर स्टाफ माइट गेट डीमोटिवेटेड क्योंकि स्टाफ की कंप्लीट स्किल्स इस्तेमाल नहीं हो रही. आप इक्विपमेंट लेकर आ गए तो स्टाफ जो है वो अपनी कंप्लीटली स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज. फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपको वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी. वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था, वर्किंग कैपिटल इज द capital that is available to pay off the day to day expenses. तो अगर आप जॉब टू बैच जाते हो तो फिर आपको इन्वेंट्री स्टोर करनी पड़ेगी, तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी. दैट इज यू हैव टू पे योर स्टोरेज कॉस्ट, यू विल हैव टू पे द रॉ मटेरियल कॉस्ट. आपको जो है वो खर्चे अपने आपके बढ़ जाएंगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा. ऑन अ कॉन्ट्रेरी, अगर आप बैच या जॉब से फ्लो प्रोडक्शन या मास कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपको कैपिटल, जाहिर सी बात है, मशीनरी वगैरह खरीदनी पड़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज. स्टाफ ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी. स्टाफ ट्रेनिंग जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होगी क्योंकि आपको मशीनरी जो है वो चलाना आनी चाहिए. फिर उसके बाद एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ डिमांड विल बी नीडेड, देयरफॉर मार्केट रिसर्च कॉस्ट काफी ज्यादा आएगी. ठीक है. तो accurate estimates of demand will be needed and therefore market research costs will increase. And fourth is that redundancy cost and brand image will be lost. Again, अक्सर क्या होगा कि आप जब मशीनरी से रिप्लेस करोगे अपनी प्रोडक्शन को, तो आपको रिडंडेंसी कॉस्ट आएगी कि आपको वर्कर्स को निकालना पड़ेगा, उनको रिडंडेंट करना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो है वो आपकी ब्रांड इमेज जो है वो काफी ज्यादा लूज होगी. सो दीज आर द problems that the business might face when it is switching from job production to flow or batch production. Now moving on to a new concept in this particular chapter is your sustainability and operation, जो कि आखिरी चीज है इस चैप्टर की. तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी जो है वो आजकल बिजनेसेस काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और तभी ये आपके अब सिलेबस में चेंज आया, दैट इज द सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशन. अब सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, देखो आज हम लोग रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लेंगे अगर, तो कल के जो जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं. तो सस्टेनेबिलिटी इज द स्मार्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज सो दैट the resources are saved for the future generation. So sustainability is to preserve the resources for the future generation or use the resources efficiently so that there is enough for the few people who are coming in future. So how does the business achieve sustainability? A business sustainable कैसे बनता है?
ऑपरेशंस में सस्टेनेबिलिटी लाने का मतलब यह है कि वो कार्बन इमिशंस कम करे, जिससे आपका एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होगा। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, जैसे बहुत सारे कार्बन एमिशन जो पोल्यूशन फैक्ट्री से जो धुआं वगैरह निकलता है, ये सारी चीजें, वाटर पोल्यूशन वगैरह जो होते हैं, तो उसको कम करें। फिर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को कम करें, प्लास्टिक का यूज कम करें। जैसे आप अभी किसी भी रिटेल स्टोर पे चले जाए, तो यूएई में तो कम्प्लीटली प्लास्टिक पे बैन लग गया, पेपर बैग्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। यूएस में आप देखें तो सब लोग अपनी ग्रोसरी जो है वो पेपर बैग्स के अंदर लेकर आ रहे होते हैं। अब मैकडोनल्ड्स चले जाएं तो मैकडोनल्ड्स पहले हर चीज प्लास्टिक कप वगैरह देता था, लेकिन अब सारी चीजें उसने पेपर कप, पेपर स्ट्रॉ, पेपर बैग, पेपर प्लेट, सारी चीजें पेपर की कर दी है। तो रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक। एंड थर्डली यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स। रिसाइकल्ड मटेरियल जैसे कि एडिडास अपने जूते जो है वो बीच के वेस्ट से रिसाइकल्ड मटेरियल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। पेप्सी की बॉटल जो है वो रिसाइकल्ड होती हैं, पेप्सी के कैंस जो है वो रिसाइकल्ड होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, रिसाइकल्ड मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स दैट आर रिसाइक्लेबल। सिर्फ वो प्रोडक्ट्स आप बनाओ, मैन्युफैक्चर करो जो कि रिसाइक्लेबल है। जो खराब होके अगर आप फेंक भी दो, तो वो दोबारा प्रोडक्शन के अंदर जाके रिसाइकल होके बाहर आ जाए। जैसे टायर्स, अब रबर जो है वो आपके टायर अगर आप चेंज करते हो, तो वो टायर जो है वो दोबारा से नहीं बनते, वो जाके रिफर्बिश होते हैं। बेसिकली वो टायर मैन्युफैक्चरर वो टायर खरीद लेता है, सही है, वापस, और उनको जो है वो पॉलिश करके दोबारा जो है वो एडिट चेंजेस करके उनको जो है वो नया टायर बना के बेच देता है मार्केट के अंदर। तो यूजुअली व्हाई द बिजनेसेस आर बिकमिंग मोर सस्टेनेबल। अब रीजंस क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द बिजनेसेस आर बिकमिंग मोर सस्टेनेबल। सो प्रेशर ग्रुप्स आर एक्टिवली प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। आपके बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स बन गए जो कि एनवायरनमेंट के लिए आवाज उठा रहे हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से बिजनेसेस नाउ हैव टू बिकम मोर सस्टेनेबल। सेकेंडली बिजनेसेस आर बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल। बिजनेस के मैनेजर्स वगैरह जो है वो अच्छे मैनेजर्स आ गए, जिनको सोसाइटी का ख्याल है, सही है। तो बिजनेसेस खुद से जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं कि हम लोग सस्टेनेबल बने। थर्डली पॉजिटिव पब्लिसिटी भी होती है इसकी, कि अगर कोई बिजनेस, अगर ले सपोज पौधे लगा रहा है कोई बिजनेस, अगर सोसाइटी को सपोर्ट कर रहा है, तो इससे पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट होगी। एंड फोर्थ इज दैट मोर सेल्स व्हेन इट इज प्रमोटेड। अब उसी पॉजिटिव इमेज को आप अगर प्रमोट करो, तो क्या होगा, अगर बिजनेस सस्टेनेबल बन रहा है और वो उसी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे, तो उससे क्या होगा, आपकी सेल्स ज्यादा अचीव होंगी। So these are the reasons why businesses are becoming more sustainable. And the benefit of sustainability in operation is that कि आपकी एनर्जी कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे आप सोलार लगवा लो अपना, तो आपको फिर बिजली का बिल नहीं पे करना पड़ेगा, आपको कोल से बिजली मैन्युफैक्चर नहीं करनी पड़ेगी। तो यूजुअली दिस रिड्यूस योर एनर्जी कॉस्ट। सेकेंडली इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम एथिकल कस्टमर। वो कस्टमर जो कि एथिकल परचेजिंग करते हैं, जो सिर्फ उन बिजनेसेस से खरीदते हैं जो कि एथिकली प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो आपके वो कस्टमर इंक्रीज हो जाएंगे। Thirdly, reduction of purchases of new raw materials if recycled material are used। तो आपको बार बार रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने मटेरियल को, जैसे पेप्सी प्लास्टिक बॉटल्स बार बार नहीं बनवाएगा, बल्कि एक बार बनवा के उसको रिसाइकल करके बार बार यूज करता रहेगा। एंड फोर्थ इज रिड्यूसिंग वेस्टेजेस विल रिड्यूस योर ऑपरेशनल कॉस्ट एज वेल। अगर आप अपने वेस्टेजेस को रिड्यूस करोगे, तो आपकी ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होगी। जैसे आप जो है वो अपने रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको बार बार रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ रहा, तो दैट इज बेसिकली योर ऑपरेशनल कॉस्ट आर रिड्यूसिंग। हाउएवर डिसएडवांटेज क्या है, आपको ऐसी मशीनरी खरीदनी पड़ेगी जो कि रिसाइकल मटेरियल से प्रोडक्ट बना सके, तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में भी एक्सपेंसिव। तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं बनाने के अंदर, तो आपको उनको महंगा बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से कस्टमर शायद वो प्रोडक्ट खरीदे ना। थर्डली रिसाइकल मटेरियल माइट बी नीडेड। और रिसाइकल मटेरियल जो है, सही है, आपका क्लीन अप वगैरह करना पड़ेगा, और क्लीन अप वगैरह के लिए आपको एडिशनल इक्विपमेंट वगैरह खरीदना पड़ेगा, एडिशनल स्टाफ हायर करना पड़ेगा जो कि उस मटेरियल को क्लीन अप करे। तो उसकी वजह से आपकी ये कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड फोर्थ इज बेसिकली इंक्रीजिंग सस्टेनेबिलिटी माइट नीड टू ट्रेन द वर्कर्स एज वेल। सस्टेनेबल ऑपरेशंस आपको चलाने हैं, सस्टेनेबिलिटी मशीनरी ऑपरेट करनी है, तो उसकी वजह से आपको वर्कर्स को ट्रेन भी करवाना पड़ेगा, विच कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो खत्म होता है। और नेचर ऑफ ऑपरेशंस में जो मेन चीजें हमने, अगर अकॉर्डिंग टू गाइड हम लोग डिस्कस करें, तो हमने पहले ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस से स्टार्ट करा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस हमने डिस्कस करा। एडेड वैल्यू के बारे में हमने डिस्कस करा। फिर उसके बाद एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, एफिशिएंसी के बारे में तो हमने डिस्कस करा, इफेक्टिवनेस क्या होता है?
देखें, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के डिफरेंस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सही है, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं, सही है। द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज प्रोड्यूसिंग at the lowest possible cost. Producing at lowest possible cost. Whereas effectiveness क्या होती है? Effectiveness is producing goods by maintaining the objectives of the business. फॉर एग्जाम्पल, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? वर्कर से आपने बोला कि भाई आपने काम करना है, सही है, और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाना है। अब वर्कर ना उसकी क्वालिटी देख रहा है कि प्रोडक्ट वो कैसा बना रहा है, सही है, वो सिर्फ क्या कोशिश में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए। वेयर एज इफेक्टिवनेस क्या होती है? इफेक्टिवनेस इज कि आप वर्कर को बोलो आपने ज्यादा आउटपुट तो बनाना है लेकिन आपने क्वालिटी भी ध्यान में रखनी है। तो अब वर्कर के सामने एक ऑब्जेक्टिव आ गया, दैट इज ही हैज टू अचीव क्वालिटी। तो दिस इज व्हाट इफेक्टिवनेस इज, कि जब आप अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करो लेकिन साथ ही साथ आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर रहे हो। जैसे सीएसआर। अब सीएसआर क्या है कि भाई आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। अब अगर आप सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशन लेकर आते हो तो आप इफेक्टिव हो रहे हो कि आप प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन साथ ही साथ आप सोसाइटी का भी ख्याल रख रहे हो, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आप अपना अचीव कर रहे हो। लेकिन एफिशिएंसी क्या होता है कि बस आपने कॉस्ट मिनिमाइजेशन रखनी है, दैट्स इट। आपने कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। फिर उसके बाद है प्रोडक्टिविटी की, हमने बात करी, द वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, एंड देन सस्टेनेबिलिटी की भी हमने डिस्कशन करी। लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर होता है, ये चीज हमने डिस्कस करी। फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने के किस तरीके से बढ़ाते हैं और उसके फायदे नुकसान क्या है, वो चीज हमने डिस्कस कर ली। फिर कैपिटल इंटेंसिव के बेनिफिट्स और लिमिटेशन डिस्कस करें। लेबर इंटेंसिव के बेनिफिट्स और लिमिटेशन डिस्कस करें। फिर जॉब प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करें। और फिर द प्रॉब्लम्स फ्रॉम चेंजिंग फ्रॉम वन मेथड टू अनदर हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आपका पूरा टॉपिक होता है कंप्लीट।